अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक नज़र उन खबरों पर जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस 1989 की बहाली के जरिए सिंध में पीपल्स पार्टी की नई पेशकदमी। कोयटा की जिम्मेदारी गवर्नर और वजीर आजम पर बनती है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन मुलतवी होने से फौज को कुछ नहीं मिलेगा, डीजी ISPR। फैसलाबाद और सरगोदा में अदालतों की तालाबंदी और वुकला धरने पर। जी, आपने देखी आज की खबरें और शामी साहब, आज लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 1979 की बहाली सिंध की हद तक, ये सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझी जा रही है। देखिए, सिंध की हद तक ही होनी थी ना। ये जो बल्दियाती अदारे हैं, ये सूबाई मामला है जी, और 5 साल गुजर गए हैं, इन अदारों के इंतखाबात नहीं हुए। गोया हमारी जो जमहूरियत है ना, उसकी टांगे नहीं है। अच्छा, वो हवा में मुअल्लक है। सूबों में चीफ मिनिस्टर और जनाब मरकज में वजीर आजम, उनकी और उनके हल्का बगोशों की हुकूमत चल रही है, और नीचे अवाम जो है अफसरों के रहम करम पर है। और अफसर क्योंकि जनाब बंदाए बेदाम होते हैं हुक्मरानों के, इसलिए उनको यह मंजूर नहीं है कि निचली सतह पर लोग अपने इख्तियारात खुद इस्तेमाल करें। ठीक है। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने जो चंद अच्छे काम किए थे, उनमें एक ज़िलाई हुकूमतें भी बनाई थी, वो ख़त्म कर दी गई। बिल्कुल। और उनकी जगह कहीं इंतखाबात नहीं हुए। अब ये जो सिंध है ना, इसमें नया कानून बनना था, बाकी सूबों में भी बनने थे, हस्बे तौफीक बन गए। पंजाब में पुराना निज़ाम बहाल हो गया कमिश्नरी का, लेकर इलेक्शन नहीं हुए। बलोचिस्तान में भी ऐसा ही हुआ और वहां पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही। बिल्कुल। सिंध में MQM क्योंकि अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में एक बड़ी ख़ास अहमियत रखती है, इसलिए उसका इसरार था कि वो परवेज मुशर्रफ साहब का जो निज़ाम है उससे मिलता जुलता निज़ाम बहाल किया जाए, लोगों को बाइख्तियार बनाया जाए। शहरी इलाकों में वो अपने मसाइल खुद हल करें और देही इलाकों में अपना एक निज़ाम और कायम करें। तो बिल आखिर बहुत तवील गुफ्तो शनीद के बाद और तरह तरह के हंगामों के बाद MQM कभी रूठती थी, कभी बिगड़ती थी, कभी संवरती थी, कभी उलझती थी, कभी बिछती थी, कभी बिचाती थी। बस एक अजीब गरीब मंजर रहा। और कराची में बहुत सारी टारगेट किलिंग भी। और बिल आखिर जनाब वो एक कॉम्प्रोमाइज हो गया। शहरों में MQM की मर्जी का मामला होगा और देही इलाके जो हैं वो जनाब पीपल्स पार्टी के सपोर्ट हो गए। ठीक है। अब इस पर पीर साहब पगारा और सिंध की दूसरी सियासी जमातें जो यहाँ मुतहर्रक हो गई, उन्होंने नारे तकबीर बुलंद कर दिया, जहाद का ऐलान कर दिया। पीर साहब ने बहुत लंबा चौड़ा जलसा किया, ये मंजूर ही नहीं है, सिंध में 2 निज़ाम मंजूर नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी उनकी कुमक को पहुंच गए, उन्होंने भी कहा हमें ये 2 निज़ाम मंजूर। इमरान खान साहब ने भी कहा ये निज़ाम। गोया MQM और पीपल्स पार्टी की जो मफामत थी उसके खिलाफ मुत्तहिदा महाज बन गया पूरे मुल्क में। जी बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी ने उस कानून पर अमल तो नहीं किया, लेकिन उसको डिसऑन भी नहीं किया। और सिंध में कहते हैं इसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ को बड़ा एज मिला। हाँ मिला, क्योंकि उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है ना। अब हुआ ये कि जब MQM भी साथ छोड़ गई और उन्होंने कहा जनाब अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, और एक चार्जशीट जारी कर दी, एक तबर्रा किया और अपना रास्ता अलग कर लिया। अगरचे बहुत से लोग ये कहते रहे कि ये मिली भगत है, ये निगरान वजीर आला बनाने का ड्रामा है, और अभी भी हमारे दोस्त ने वाजिद जवाद साहब, उनका भी SMS आया कि जनाब ये मिली भगत जो है
एक और दर्जा तरक्की कर गई है अब भी जो हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कोई मामला सीरियस हो गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने देखा कि एमक्यूएम जो है वो भी हाथ से निकल गई और वो ऐंठ रही है, आंखें दिखा रही है, और उधर जनाब पूरे सिंध की जमातें वो मुत्तहिदा महाज बनाए हुए हैं और वहां सिंध के अंदर शोरो गोगा बरपा है। खुद पीपल्स पार्टी के अपने हलकों में बड़ी बगावत हो रही थी। तो ये जनाब दो निज़ाम क्यों रखे गए, वैसे निज़ाम वहां होना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलिए जनाब, फिर अब अगर एमक्यूएम साहबा आप गई हैं हमारे हाथ से, तो फिर जनाब ये जो कुछ आपको मिला है ये भी वापस कर, वो भी वापस ले ले। तो वो जो सारा जहेज का सामान था या हक महर की रकम थी जो थी, वो उन्होंने वापस कर ली है। अब उन्होंने कहा जनाब वो 79 वाला निज़ाम जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में था, ठीक है, उसमें एक लिमिटेड इख्तियार दिया गया था बल्दियाती अदारों को, और कराची शहर जो है कई अजला में तकसीम है, फिर इस तरह वो जनाब उन्होंने निज़ाम नाफिज कर दिया लोकल बॉडीज का, यानी कानून मंजूर कर लिया है। अब एमक्यूएम जो है वो उसके खिलाफ जज्बात का इज़हार कर रही है। वो कहती ज़ियाउल हक आमर का निज़ाम जिंदा हो गया, तो भाई जो परवेज मुशर्रफ थे वो भी आमर का ही निज़ाम था। लेकिन शाम साहब पीपल्स पार्टी ये कह रही है, पीपल्स पार्टी जनरल जिया का निज़ाम जिंदा कर रही है, तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ का कर लीजिए भाई। बात ये तो जनरलों के दरमियान लड़ाई होगी तो एक जनरल उधर एक उधर। लेकिन शाम साहब असल बात क्या है, असल बात यह है कि बल्दियाती अदारे कायम नहीं किए गए, लोगों को अपने मामला तय करने का मौका नहीं दिया गया। पूरी दुनिया में चले जाएं, बरतानिया में, अमेरिका में, इंडिया में लाखों लोग मुंतखब होते हैं और अपना निज़ाम चलाते हैं हर सतह पर। जी बिल्कुल, इसे कहते हैं जमहूरियत। और यहां जनाब अफसरों की हुकूमत है, लेबल जमहूरियत है। बहरहाल अब एमक्यूएम साहबा अब कुछ नहीं हो सकता। आपने जरदारी साहब को अंगूठा दिखाया, बल्कि ठेंगा दिखाया, क्या कहते हैं, उन्होंने आपकी गर्दन पे अंगूठा रख दिया। अब तो जो कुछ भी है कि दाल दलिया यही कबूल करना पड़ेगा। शामी साहब, एक पार्टी 4 साल 11 महीने हुकूमत करने के बाद अलग होती है, और एक पार्टी कल तक जिस निज़ाम के लिए जलसे कर रही थी उसी निज़ाम को दोबारा रिवोक करती है और एक नया निज़ाम रिवोक कर लेती है। अब इसको मिली भगत ना कहें तो फिर क्या कहें? भाई देखिए, मिली भगत तो अब ये नहीं होगी, अब तो तलखी बढ़ गई ना। अब तो उन्होंने जो दिया था ले लिया ना वापस। अच्छा, अब तो वापस ले लिया ना। अब एमक्यूएम तवक्को लगा रही थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बल्दियाती अदारे उसकी मर्जी के मुताबिक कायम होंगे। लेकिन अब तो मामला हाथ से निकल गया। इलेक्शन के अब बाद नए इलेक्शन होंगे, फिर नई मफाहमत होगी, फिर नई जरूरतें होंगी, फिर नए सौदे होंगे, फिर नए निकाहनामे होंगे, नई तलाकें होंगी, उसको देखा जाएगा। और फिर एक और कानून भी मंजूर हो सकता जब हशर का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। जब एक वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे कुछ दूसरी खबरों पर, और खासतौर पर जो अदालत में आजकल हो रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक वक्त के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। आज शामी साहब साने कोयटा के हवाले से जो सोएमोटो केस था उसमें बड़ी दिलचस्प बात है। एक तो रिमार्क्स आए कि जनाब गवर्नर बलूचिस्तान और वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साने कोयटा के जिम्मेदार हैं, लगते हैं, यानी बनती है उनके ऊपर जिम्मेदारी। तो अगर इसी तरह जिम्मेदारी है तो फिर तो जो वकीलों की हड़ताल होती है, जो अदालतों में घपला होता है, उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? तो सरबराहान की जिम्मेदारी होगी जी। इन बेचारों पे जो मर्जी जिम्मेदारी डाल दे, गवर्नर पर डाल दे या वजीर आजम पे डाल दे। लेकिन बात असल में यह है कि वो जो उस्ताद दामन कह गए ना, अन्ना मारे अन्नी नु कुसोनो वजह थम्मी नो, वो वाली कैफियत है। मुझे लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, करना क्या है। शामी साहब, विफाकी हुकूमत कहती है, आपको बिल्कुल आज यही हुआ जो आप कह रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने कहा जी हमने तो पहले इतलात दे दी थी सूबाई इंतजामिया को। सूबाई इंतजामिया कहती है कि हमें तो कुछ नहीं पता। क्या इतलात दे दी थी? इतलात क्या होती है? कोई टेलीफोन की रसाई हो जाती है, कोई मुखबर खबर देता है, कहते हैं जनाब इतने दहशतगर्द दाखिल हो गए, ये हमला हो सकता है। अब ये इतला तो नहीं देते ना कि जनाब ये टैंकर में इतने रख के बारूद ये आ रहे हैं, या टैंकरों की तलाशी लें उनके अंदर बारूद होगा। वो कहते हैं बारूद से हमला होगा, खुद कुछ धमाका करने वाले आ गए, बारूद आ गया। अब कहां से तलाश करें, कहां तलाश करें? और वो फिर आगे पुलिस जो है
वो और नकम्मी, और वो एक सड़क के ऊपर आप बैठ खड़े हो जाए, ट्रैफिक रवादवा होता है, कौन उसकी तलाशी ले? और एजेंसियां एक का काम दूसरे पर डाल, दूसरे का काम तीसरे पर डाल। तो हमारा तो देखिए, ये जो सानेहा कोयटा है, इससे पहले भी कितने सानेहे हो चुके हैं, लेकिन हम ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार नहीं है। हमारी एजेंसियां उन्हीं कामों में मशगूल हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं, इख्तियारात का अपनी जगह हंगामा है, और उसके बाद ये कि जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। शाम साहब, हमारी अब एजेंसियां जो है, इनके दरमियान का इश्तराकेकार मौजूद नहीं? नहीं, कोई नहीं। बात क्या है? बात यह है कि कोई, मैंने बहुत पता किया और एजेंसियों से भी पूछा, दूसरे जिम्मेदारों से भी पूछा, भाई को हमारी कोई एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी है? दुनिया के जितने मुल्कों में टेररिज्म शुरू हुआ है, वहां उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है, एक मनसूबा बंदी की है, उसे तहरीर किया है, उसे सर्कुलेट किया है, अपने अदारों को दिया है, अहदाफ मुकर्रर किए हैं, तरीक़ेकार तय किया है, जिम्मेदारियां मुतय्यन की हैं। किसी जगह मुझे इसकी स्ट्रेटजी का सुराग नहीं मिला। कौमी सतह पर कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई, कोई हदफ नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई पता नहीं है ये आईबी की जिम्मेदारी है, ये आईएसआई की जिम्मेदारी है, ये जनाब आईएमआई की जिम्मेदारी है, कुछ पता नहीं है। ये सब अफरा तफरी है, एक की जिम्मेदारी दूसरे पर, दूसरे की तीसरे पर। नहीं, वो तो बनानी कोई नहीं देता ना। नहीं, बनाता कौन है? किसने बनाई है? ये तो फौज ने बनाई हुई है। फौज, इनफैक्ट फौज का क्या भाई? फौज आप जब कुछ नहीं कर रहे, फौज कर रही बस। तो फौज की जिम्मेदारी कैसे हो गई ये हमारी हुकूमत क्या करती है? सियासी हुकूमत। ये दस्तूर पे तरमीम करने के लिए तो इतनी कमेटियां बन गई, उसमें सूबे भी शरीक हो गए, मरकज भी शरीक हो गया, और जहां इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, भाई इन इकट्ठे होकर ये बैठे क्यों नहीं? और इन्होंने ये हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई? वजीर आजम, वजीर दाखिला, वज़राए आला क्या करते रहे? कुछ नहीं किया। और ये कोई हिकमत अमली नहीं है। और जो हमारी आईएसआई ने इस वक्त जी, वो आहिस्ता आहिस्ता वो बन गई है एजेंसियों की मां और उनका बाप। ठीक है। आईबी उसके नीचे दबी हुई है, और एमआई का तो अपना एक रोल है। अब मैं पूछता हूं, भाई ये इंसर्जेंसी किसकी जिम्मेदारी है? आईबी का मैंडेट क्या है? आईएसआई का मैंडेट क्या है? कौन सा काम उसने करना है, कौन सा काम इसने करना है? फिर यह कि अगर ये कोई कहीं पहुंच गई, इत्तला हो गई है, फिर ये पुलिस को तलाश करते फिरते। ओ भाई, इनके ये खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाते? खुद क्यों नहीं कार्रवाई करते? खुद क्यों नहीं गिरफ्तारी करते? शामी साहब, खुद क्यों नहीं मुल्ज़मत तक पहुंचते? उनके बारे में क्या ख्याल है जो कहते हैं हमने सोवियत यूनियन को दौड़ा दिया अफगानिस्तान से, उसको तोड़ के रख दिया, तो अब वो ये काम नहीं कर सकते? देखें, आप इस तरह तंजिया बातें ना किया करें। ये देखें, ये उन्होंने ये काम जो इन्होंने किया है, उन्होंने किया है, वो अफगान मुजाहिद थे। और अगर अफगान मुजाहिद ना होते और अफगानिस्तान जैसी फौज ना होती, ये काम ना होता। हमारी सरजमीन थी, हमारी मुआवनत थी, हमने भी काम किया उसमें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद हम कान पे कान रखकर, कान पे हाथ रखकर सो जाए। देखिए, ये हमारी जो आईबी है ना जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक जमाने में ये मजबूत अदारा होता था। अच्छा। और आईएसआई क्या है? नाम ले इसका। आईएसआई किस बात का? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। हाँ जी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है। गोया इसका काम था अफवाज के अंदर नजर रखना, ठीक है, और यह देखना कि वहां कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो बागियाना, ठीक है, वहां कोई ऐसे लोग ना घुस जाए। ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस थी। दुरुस्त। और फिर उसके बाद ये काउंटर इंटेलिजेंस बनी, यानी जो दूसरे मुल्क, फिर उसके बाद ये पूरी दुनिया में इसका असर रसूख हुआ। और जो हमारी आईबी है, अब उसका मैंडेट ये था कि हुकूमत वक्त जो है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश करता है या साजिश को, उस पर नजर रखना, मुल्क के हालात में नजर रखना। और फिर वो भी एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म भी हो गई। अब उसके बाद ये दोनों एजेंसियां जो हैं, इस तरह हुआ कि जब फौजी हुकूमतें आई तो उनको तो आईबी पे भरोसा नहीं था। अच्छा, आईबी पे चले गए, पुलिस अफसर बैठते थे अक्सर, और कभी कोई और भी आ जाते थे। पुलिस अफसरों ने क्या इंटेलिजेंस करनी है बेचारों ने, ना ट्रेनिंग ना कुछ। लेकिन बहरहाल
अब उसके बाद ये हुआ कि आईएसआई जो है अपने पांव फैलाती चली गई। ठीक है। और अभी मैंने सुना कि भाई वो कहते हैं कि ये जो आईबी है इसके पास तो टेलीफोन टेप करने का इक्विपमेंट नहीं है। एग्जैक्टली, मैं यही बात अर्ज करने वाला और ये आईएसआई से टेप करवाती है। हाँ। मेरा माथा ठनका ये बात क्या है, क्योंकि आईबी जो थी आपको तो पता उसके टेलीफोन टेपिंग की तो बड़ी शोहरत है। हाँ। जब लगारी साहब का दौर था, बेनजीर भुट्टो का दौर था, उस वक्त ये जजों तक के टेलीफोन टेप करती थी। और फिर वो जो आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो का मुकदमा, उसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब की और हमारे जो सैफुर रहमान साहब की और मलक कयूम साहब जो जज थे और वो हमारे चीफ जस्टिस अरशद थे राशिद जी, उनकी सारों की गुफ्तगुएं टेप थी। बट दैट वाज लैंडलाइन, ये कहते हैं मोबाइल को सोफिस्टिकेशन। हाँ, तो उस वक्त तो बड़ा दबदबा था। ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, तो मैंने जब कुरेदा पड़ताला इधर उधर जाना, को हुदूद को दौड़ाया, अच्छा, कुछ अपने कान वान लगाए, मालूम हुआ कि ये जो हमारी आईबी थी उसके पास ये सारा इक्विपमेंट मौजूद था। ठीक है। लैंडलाइन को तो पहले करती थी, फिर आ गए मोबाइल साहब। हाँ। तो अब मोबाइल पे भी नजर रखनी शुरू कर दी। ठीक है। अब मोबाइल पर जो नजर रखनी शुरू कर दी, और आईएसआई के पास भी कुछ ना कुछ इंतजाम था और आईबी के पास भी था अपना मोबाइल को ट्रेस करने का, टैप करने का। अच्छा। हाँ जी, आवाजें देखने का। हाँ। बड़ा मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। ऐसा वाकया है कि आपने सुना नहीं होगा पहले से। ये जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे अमेरिका, परवेज मुशर्रफ साहब की जो करगिल की लड़ाई थी जी, उसका उसका नतीजा भुगतने 99 में 4 जुलाई को। जी, ठीक है। उस वक्त आईबी ने, उनके बाज अफसरों ने यह सुराग लगाया कि वजीर आजम की टेलीफोन जो है टेप हो रहे हैं। अच्छा। और वजीर आजम गुफ्तगू कर रहे थे तारिक फातमी से, जो हमारे अब साबिक सफीर है ना, वसत खारजा अमूर के जिम्मेदार थे, उनसे वो टेलीफोन टेप हो गया। अच्छा। और उनको सुराग मिल गया कि टेलीफोन टेप हुआ है, क्योंकि उन्होंने चेक किया। हाँ, तो खुद भी टैप कर लिया। अच्छा। उस इक्विपमेंट की तलाश की, वो आवाज वहां तक भी आ गई। अच्छा। ये कर्नल क्या नाम था उनका, कर्नल असलम क्या नाम था, वो जो आईबी के चीफ थे, कर्नल इकबाल जी, कर्नल इकबाल। वो कर्नल थे उस वक्त, आईबी के चीफ थे। अब उनको बताया गया कि जनाब वजीर आजम के टेलीफोन जनाब टैप हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग। हाहाकार मच गई। वजीर आजम के पास पहुंचे, ये क्या हो रहा है, तोते उड़ गए। और मालूम हुआ कि वजीर आजम के टेलीफोन, मुशाहिद हुसैन साहब के टेलीफोन, इसहाक डार साहब के टेलीफोन टेप फरमाए जा रहे हैं आईएसआई की तरफ से। अच्छा। और आईएसआई के जो चीफ थे हमारे ख्वाजा जियाउद्दीन साहब जी, उनको पूछा गया ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, उन्हें भी इल्म नहीं उनको भी कुछ पता नहीं था। फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। तो कौन खेल रहा था? अब कौन सा खेल रहा था, मुझे बताइए कौन खेल रहा था। अब वो जनाब इंक्वायरी ऑर्डर हुई, और अगर उस वक्त नवाज शरीफ साहब हिम्मत करते तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई कर देते उसी वक्त। वजीर आजम के टेलीफोन टेप किए जाते थे, और जाहिर है कि आर्मी चीफ को रिपोर्ट होते होंगे। ऑब्वियसली, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है। हाँ। और जब टेक ओवर हुआ, हाँ, परवेज मुशर्रफ साहब ने बगावत फरमाई। हाँ, उनके हवारियों ने कब्जा किया, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई। और उसके बाद चढ़ाई हुई आईबी के ऊपर कि तुमने ये सुराख कैसे लगाया। ना ना, सुराग क्या लगाया, बस कब्जा किया गया। वहां फाइलें उठा ली, वहां मटेरियल उठा लिया, वहां इक्विपमेंट उठा लिया गया। शाम साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू यहीं से शुरू हो गए। मैं तो इस वक्त सनसना रहा हूं ये सारा वाकया सुनने के बाद। आप देखते रहिए रुकते नजर।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी किस तरह आईबी से वो तमाम इक्विपमेंट लिया गया जो मोबाइल फ़ोन की टैपिंग कर सकता था। शामी साहब, फिर उसके बाद इन्होंने वसूल नहीं किया? उसके बाद वसूल नहीं किया। वहाँ भी बादशाह लोग आ जाते हैं। असल में बात यह है कि एजेंसियों के जो सरबराह होते हैं ना, अगर वो चौकस हों तो एजेंसियाँ चौकस हैं। बड़े बड़े चौकस लोग आए हैं। पहले ज़माने की मैं बात नहीं करता, उस वक्त तो होती आईबी थी। खुद जो याह्या खान का भाई था, जी जी, वो जनाब उसका आईबी का डायरेक्टर था। यानी इसकी इतनी अहमियत थी। उसके बाद आप देखिए अभी भी ब्रिगेडियर इम्तियाज, फिर मेजर ये क्या शरीफ, मसूद शरीफ, ये भी बड़े कैंडे के थे। और फिर अरे ब्रिगेडियर एजाज परवेज मुशर्रफ के दौर में। बात यह है कि अब किसी ने उसके बाद कोई फिक्र नहीं की कि वो इक्विपमेंट लिया जाए या वापस नहीं मिल रहा तो निया लिया जाए। नतीजा ये हुआ कि अब आईएसआई के गुलाम हो गए हैं। हजूर इतना काम कर दीजिए, हजूर ये काम कर दीजिए। और आईएसआई और आईबी हो, इनके दरमियान तकसीम कार हो, कोई कोऑर्डिनेशन हो, कोई इनकी कमेटी हो, कोई मतलब ये कोई काम तो हो ना जी। और ये काम कौन करे? अब सुनिए, हाँ। ये जब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई ना, और उस वक्त भी लगारी साहब के दौर में, उस वक्त भी फौजी छापा मारा गया था आईबी पर, और मसूद शरीफ को पकड़ा। आईबी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। इल्जाम क्या लगाया गया? मुर्तजा भुट्टो का मुकदमा, कत्ल। आप मुझे बताएं, जब आईबी के सरबराह को पकड़ा जाए तो उसके बाद उसके नीचे वाले क्या करेंगे? दुबक कह रह जाएंगे। बिल्कुल। तो ये है आईबी जो है, जो कि कान और आंखें होती थी वजीर आजम की, वो लूली लंगड़ी अंधी बहरी हो गई। अब ये है, अब ये ना वजीर आजम को फिक्र, ना आईबी के डायरेक्टर को फिक्र, ना किसी और को। ठीक है, काम चल रहा है। शामी साहब, एक तासुर ये भी है ना कि आईएसआई वाले इक्विपमेंट खरीदने भी नहीं देते किसी को। उन्हें खरीदने देते भाई। आईएसआई असूली तौर पर तो वजीर आजम को जवाबदेह है। ठीक है। अगर वजीर आजम अपना हक इस्तेमाल न करे तो उसकी मर्जी है। ये हमें आईएसआई को तो देखिए लाजमी तौर पर एक दायरे में लाना है। ये उसके बगैर इस मुल्क में मामला स्मूथली नहीं चल सकते, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके अंदर कई इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं। कई लोग अपनी अपनी मर्जी से कुछ काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी नजर रखनी होती है। और आईबी का अपना एक काम है, उसे अपना काम करना चाहिए, और कितना तकसीम कार होनी चाहिए, और इसको वेल इक्विप होना चाहिए। मगर ये कोई डायरेक्टर ऐसे पुलिस के लोग आ जाते हैं, वो अपना ऐसे इशरत की चले गए। आईबी का अपना कैडर तो है नहीं, कोई इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग बाहर जाते हैं वो भी इसी तरह आईबी गत्तरबूद हो गई है। तो आईएसआई जो है, क्योंकि फौजी हुकूमतें आई, ज़ियाउल हक साहब, बिल्कुल, फिर परवेज मुशर्रफ साहब, और वो जनाब दायरा कार बढ़ते 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 वो वहां तक बढ़ गए। यानी आईएसआई को हम करें कट टू साइज और आईबी को बढ़ाएं। कट टू साइज का लफ्ज गलत है। अच्छा, उसका एक दायरा कार अलग मुतय्यन हो, ठीक है, और इंटरनल पॉलिटिक्स से उसका ताल्लुक कोई ना हो। और देखिए, और इंसर्जेंसी जो होती है या ये टेररिज्म होता है, कई जगह दोनों चल रहे हैं ना। अब उस पर नजर रखनी है, दोनों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। फिर जो मुल्जम जिनका पता चले उनको ये पकड़े खुद। ठीक है, ये खुद इनके पास इख्तियार होना चाहिए, इनके पास इनको इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। खुद को नहीं पकड़ते, ये फतवा दे के ऐसे आप सिर्फ कपड़े यानी गर्द झाड़ते हैं, ऐसे चिट्ठी लिखे भेज दी, जनाब आने हमला होने वाला है। कभी वजीर दाखिला बोल पड़े, कभी आईएसआई की तरफ चिट्ठी चली गई, कभी जनाब आईबी की तरफ से चली गई। और भाई इस तरह काम नहीं होता। और फिर यहाँ हमारी पुलिस और हमारी डिपार्टमेंट भला कोई तफ्तीश करने को तैयार नहीं है, अपने आप को मरवाने के लिए तैयार नहीं है, दहशत गर्दों से डर के बैठते हैं। तो ये सारे काम ऐसे नहीं है। ये काम ये ऐसा नहीं होता। आप तो कह रहे हैं कि ये सर्विस ना बने, फोर्स बन जाए। भाई देखे ना, आप सर्विस ना बने, फोर्स ना बने, आप मुझे कहां फिक्की झगड़ों में उलझा रहे हैं। मेरी इतनी अंग्रेजी मजबूत होती तो फिर मैं बाकायदा सिपाही कहां बैठा होता। और भाई देखिए, जो जिम्मेदार अफसर हैं, जैसे सिविल सर्विस है, ठीक है, वैसे इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। वो उसके अंदर काम करे, आईएसआई में भी उसके लोग काम करें, जो फौज से आने वो भी उसमें आ जाएं। एक सर्विस अलग होनी चाहिए ना। ठीक। इसका मगर ये सोच विचार की जरूरत किसी को महसूस हो। इंडिया में
रॉ जो है वो कोई मिलिट्री एजेंसी है? नहीं, इट्स सिविलियन एजेंसी है, पर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं। यहां भी अपने अपने दायरे में काम, आईएसआई अपनी जगह एक का जरूरत है उसकी, आईबी की अपनी जगह जरूरत है, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के साथ जिद्द पकड़ लेते हैं और एक दूसरे की रखोटी भी करते हैं बाद औकात। ऐसी ऐसी कहानियां भी आती हैं। ये इनको कोई तो नुकेल डालेगा ना, कोई तो इनको करेगा, किसी जगह बैठाएगा, कोई स्ट्रक्चर बनाएगा। यहां तो कोई बनाने वाला नहीं लगता मुझे। शम साहब, अब आईएसआई की बात चल रही है, आज डीजी आईएसपीआर ने भी कहा एक बात। नहीं, ये आईएसआई नहीं है, वो आईएसपीआर, जी आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। जनरल बाजवा साहब हैं, बड़े भले आदमी। उन्होंने आज कहा है कि हम तो चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे हो, हमें क्या फायदा इलेक्शन मुलतवी होने का। बस ये आप बताएं क्या फायदा। देखिए, ये हमारे यहाँ तो हर वक्त एक ऐसा बदगुमानी का माहौल रहता है और इस तरह के तज्जिए होते हैं बगैर मुंह के सर के, अजीबुल खल्क़त बच्चे जैसे पैदा होते हैं वैसे तज्जिए पैदा हो जाते हैं। कोई कहीं की खबर ला रहा है, कोई कहीं खबर कर रहा है। आप मुझे बताइए, एक जमाने में लोग निकले जी इलेक्शन कमीशन जो है ये तो सारा मुस्लिम लीग नून के साथ है, इसलिए हुकूमत जो है इसे भाग रही है। मुस्लिम लीग नून चाहती है वजीर आजम जो है उसका तकर्रुर निगरान वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट हो जाए। चंद रोज गुजरे तो जनाब दूसरे खबर नहीं, ये नहीं, ये तो सारा पीपल्स पार्टी का साथ है। और फिर उसके बाद और थोड़ी सी ताखीर हुई, उसके बाद जनाब इलेक्शन कमीशन की दुगत बनानी शुरू कर दी। हमारे टेलीविजन के ऊपर भी तो 9 अगस्त की जुबानें हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो अदारे आईनी हैं, एक इत्तेफाक से तय हुए हैं, उनका एहतराम करो या उनका वकार का कोई नहीं, उनके खिलाफ शुरू हो गए। अब फौज है, ये जनाब फौज ने यूं कर दिया, फौज ने यूं कर दिया, ये कोई पूछ भाई। अगर ये आईएसआई जो है ना, इसी की शिकायत होती है ना, हाँ बिल्कुल, तो अगर इसको कुछ स्ट्रक्चर बना लिया जाए, इसके ऊपर भी नजर रखी जाए। इंटेलिजेंस एजेंसियां एक दूसरे पर नजर रखती हैं, ये भी जरूरी होता है। देखिए, घर चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और उनको खुद मुख्तारी भी देनी होती है थोड़ी, यानी एक दूसरे पर नजर भी रखना है और मरबूत भी रहा। जी, फौज के अफसरान हैं उन पर भी नजर होती है, जर्नैल जो हैं उन पर भी नजर होती है, कहीं को खुदबुद तो नहीं हो रही। शम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे और आपके सवालात जो फेसबुक, एसएमएस और फोन के जरिए हमें मौसूल हो रहे हैं उन पर भी बात होगी, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, वकला ने तो एक मतलब लाहौर में, सॉरी फैसलाबाद में और सरगोदा में दोनों जगह पे धरने दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हाईकोर्ट के बेंच दें। उन्होंने अदालतों की तालाबंदी कर दी है, एक तूफान बदतमीजी मचा दिया है। कल और आज जो कुछ हुआ है, मैं हैरान हूँ। देखिए, ये जो सानिया कोयटा हुआ पहले भी और आज बाद में भी, जी जी, ये तो बड़ा एक गंभीर मामला था। इसमें खून बहा था, दर्जनों लोग शहीद हुए थे, उनके वरसा का एहतजाज हक बजानब था और फिर मुसलसल टारगेट किया जा रहा था हज़ारा कम्युनिटी को। तो वो एहतजाज का कोई भी तरीका इख्तियार करते, उस पर बात करनी बड़ी मुश्किल थी जज्बाती तौर पर। इसलिए उनके धरने की भी वक़्त थी, उनकी तरफ तवज्जो भी दी गई, उनकी बात भी सुनी गई। ठीक है। और ताहिरुल कादरी साहब जो थे, उन्होंने भी कैसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि उसके बाद उनको मुज़ाकरात का लॉलीपॉप देके उनका मामला भी हल किया गया। लेकिन ये जो वकीलों ने तर्ज अमल इख्तियार किया है, देखिए, मुतालबे की हमायत इनके की जा सकती है। फैसलाबाद में, सरगोदे में एक सर्किट बेंच भेजा जा सकता है, एक छोटा बेंच बनाया जा सकता है, मुतालबे की हमायत हो सकती, इसका किसी और जायजा लेंगे। लेकिन जो तरीका इख्तियार किया गया है और जिस तरह दंदना के तालाबंदी की गई है, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनके मुतालबे को तस्लीम करे, इससे बड़ी बेहिम्मती नहीं होगी। अगर हुकूमत इस पर कान धरे तो 3 हरफ भेजूंगा मैं ऐसी हुकूमत पर। यह हमने इस मुल्क को चलाना है कि नहीं चलाना। अब ये तमाशे होने हैं रोज यहां, जिसका जो जीत में चाहे करे। और ये वकील जो है, क्या वकीलों की हुकूमत कायम हो गई इस मुल्क में? ये अब दुनिया पूरी, वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, वजीर आजम की गिरफ्तारी के अहकाम जारी हो सकते हैं, ना सुओ मोटो आता है और ना यहां लाहौर हाई कोर्ट से कोई कार्रवाई होती है। इन वकीलों को
फौरी तौर पर अपनी कार्रवाई खत्म करनी होगी, वगरना इनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। किसी भी कीमत पर इस तरह के धरनों के जवाब में मुतालबा नहीं मानना चाहिए। आराम से बैठे, गुफ्तगू करें, मुतालबा भी माननी, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं, एहतजाज के भी तरीके हैं। पढ़े लिखे लोगों में और जाहिलों में क्या फर्क है? ये वकील जो है हम इनका एहतराम करते हैं, हमारे भाई हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि गुंडागर्दी जो भी करेगा का हम खुद करेगा, गौर करें, ठीक, उसकी मजम्मत की जाएगी और उसके खिलाफ आवाज बुलंद होगी। शामी साहब, एक खबर आ रही है भारत से कि हैदराबाद दक्कन में एक धमाका हुआ है, और उसमें अब तक कहते हैं 3 धमाके हुए हैं, 15 अफराद हलाक हुए हैं, 50 जख्मी हुए हैं। ये दिल सुख नगर में हुआ है, बड़ा अफसोसनाक है। देखिए, हम तो अपने धमाके नहीं संभाल सकते, तो अब भारत के धमाकों का क्या करें? लेकिन शामी साहब, वो फिर अगेन एक दफा वो कहीं फिर दोबारा पाकिस्तान, और फिर वो ब्लेम गेम दोबारा शुरू हो जाएगी। वो कुछ कहते रहे, हम यहां कुछ कहते रहे। भारत और पाकिस्तान को ये भी तय करना चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, इसमें एक दूसरे से ताउन करें, सिदक दिल से ये तय करें कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, हमें बड़े शदीद अफसोस है, जिस तरह पाकिस्तान में लोग बेगुनाह मारे जाएं उसका भी सदमा है, और भारत में मारे जाएं उसका भी सदमा है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मसीही हो, कोई हो, इंसानियत का जो कत्ल है नाहक, उस पर तो अफसोस किया जाएगा। और भारत के धमाके पर भी हमारा दिल जो है अफसुर्दा है, और उसी तरह गमज़दा है जिस तरह किसी इंसान के की मुश्किल में किसी दूसरे इंसान को होना चाहिए। शामी साहब, हाफिज फरहत साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद। जी, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम। भाई जनाब हाफिज फरहत अब्बास साहब, क्या हाल है शामी साहब? वालेकुम सलाम। आप तो कोई पीटीआई के रहनुमा नहीं है? बस जी, वर्कर हूँ, हुक्म करें। बस इमरान खान साहब के विजन को और इमरान खान साहब की क़यादत को सलाम कर पेश करना चाहूंगा। तो आप हर रोज करते रहते हैं, उसमें कोई नई बात क्या है? उन्होंने जी, आप देखें शामी साहब, लोग आधे आधे घंटे में बैठ के पार्टी के इलेक्शन खत्म करा देते हैं, पूरे हो जाते हैं, और इमरान खान साहब ने नौजवानों को मौका दिया है और आम वर्कर्स को ग्रास रूट लेवल से कि वो अपनी लीडरशिप खुद इलेक्ट कर सकें। मैं एक वर्किंग क्लास वर्कर हूँ, एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी का अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और नौजवान लड़वा रहे हैं, तो भाई आप इलेक्शन लड़े जनाब, हमें अगर आप जीत गए तो आपको मुबारकबाद पेश कर देंगे, तो आप हम इसमें क्या खिदमत कर सकते हैं जनाब? हमारे आप जो ऐलान फरमा रहे हैं इतना जहाद का। जी, चलिए। उसामा साहब जी बहावलपुर से। जी, अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम जनाब। मैं शामी साहब निहायत अदब से, मैं बहावलपुर से उसामा अब्बासी आज कर रहा हूँ। हाँ जी सर। मैं खादिम आला साहब को बहावलपुर में उन्होंने 2 वादे किए थे, एक सहाफ़ी कॉलोनी और एक वकला कॉलोनी के लिए। ठीक। तो मेरी जनाब से भी गुजारिश है, आप भी हमारी मदद फरमाएं, और जाते जाते वजीर आला साहब, हमें इसके लिए कोई कानून साजी तो नहीं करनी पड़ेगी, वो सिर्फ एक ऑर्डर करेंगे और यहाँ के सहाफ़ी और वकला को उनकी ये कॉलोनियाँ मिल जाएंगी। चलिए, आपके वादे जो हैं उन तक पहुंच गए होंगे, अल्लाह करे कि वो पूरे हो जाएं, नहीं तो फिर इंतखाबात के बाद से। जी, शामी साहब, ये रऊफ साहब हैं, इन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। ये कहते हैं, जी शामी साहब, डॉक्टर कदीर खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? डॉक्टर कदीर खान साहब का मुस्तकबिल वैसा ही है जैसा उनकी तरह की कार्रवाइयां करने वालों को होना चाहिए। वो अब सियासत में है जी, और सियासतदानों का मुस्तकबिल अवाम के हाथ में होता है। अभी अजहर मसूद साहब हैं जी, इन्होंने मुझे मैसेज किया है कि शामी साहब, आपको नहीं मालूम, जरदारी साहब ने CIA से लेटेस्ट इक्विपमेंट हासिल किया IB के लिए। भाई साहब, आपको गलत फहमी है, चेक कर लीजिए, उनके पास टेलीफोन टेप करने का सामान अब नहीं है, वो गया, अब तक नहीं है, कल आ जाए तो और बात है। जी, शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अच्छा जी, हमारे बहुत सारे SMS जो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, और कॉलर्स जो अभी तो वो जो ना बैरिया टाउन और LDA की लड़ाई पे बड़ा SMS आया हुआ था। चलो वो फिर वो LDA जो है जी, उसने जनाब इश्तहार शुरू कर रखे हैं। हाँ, मैंने कहा भाई हम इस लड़ाई में शरीक नहीं होते। हाँ, कमर अब्बासी साहब ये कौन थे कोई? मैंने कहा भाई आप LDA है, DHA है और बैरिया टाउन है, 3 आबाद है ना जी, तीनों की आबादी है, तीनों का दौरा कर लीजिए। हाँ, आप तीनों की कारकर्दगी मालूम हो जाएगी। DHA में क्या हो रहा है, बैरिया टाउन में क्या हो रहा है,
और जनाब एलडीए के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, खुद आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जी शाह साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया आज, और आइंदा पीर को इंशाल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।